हेलो 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 गाइस सार्थक स्टडीज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पूरा मतलब कि जो क्लास 10th में अगर पढ़ रहे हैं तो क्लास 10th का पूरा जो बायोलॉजी है जो आपको पढ़ना होता है सिलेबस में बायोलॉजी सिर्फ वही आपको पूरा दिखा देते हैं कि बायोलॉजी में कुछ पढ़ना होता है। अगर आप क्लास 9th के हैं तो अगर आप 10 में जाकर पढ़ेंगे फिर बायोलॉजी तो उसी के बारे में मतलब कि जो अभी दिखाएंगे सब वही पढ़ना है आपको जाके क्लास 10th में। और अगर 11th में चल गए हैं या 12th अपर क्लास में तो आप जानते होंगे कि यही सब पढ़ना था, हम सब पढ़े थे वही सब। तो देखिए मतलब कि पहला चैप्टर बायोलॉजी का है, वही मतलब कि शुरुआत करते हैं, हमको बताते हैं पूरा मतलब बताएंगे। लगभग पूरा 50 पेज है, जो 50 पेज है जो इसका फ़ोटो खींचकर आपके लिए मतलब कि बताने के लिए प्रस्तुत किए हैं। पहला चैप्टर देखिए कुछ ये है, पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइव प्रोसेस है, वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसको दोस्त में शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेन मुख्य इसमें सिर्फ सब्जेक्टिव है। मेन मुख्य जो सिर्फ एग्जाम में पूछा जाता है और आगे नहीं पूछे मतलब कि कुछ और ज़्यादा नहीं है, मतलब कि सिर्फ मेन है जो आपका क्लियर हो जाएगा 10 क्लास का पूरा बायोलॉजी। चलिए कुछ है लाइव प्रोसेस में देखिए पहला क्वेश्चन है जीवधारियों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुचरण मेंटेनेंस का कार्य करती है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब कि इसको मतलब कि पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हैं सब चीज़। ये देखिए जीवन के लिए कोशिकीय संगठक, उपापचय, वृद्धि, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, आंतरिक संवहन, गति, प्रजनन, समन्वय, नियंत्रण, प्रजनन, जीवन चक्र इत्यादि प्रक्रम आवश्यक हैं। ये सब प्रक्रम जीवधारियों में आवश्यक है, समझें। ये जीवधारियों में सम्मिलित रहता है, ये अनुचरण बोलते हैं। जैसे देखिए कुछ है, जीवधारियों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुचरण देखिए मेंटेनेंस अनुचरण का होता है, मीनिंग मेंटेनेंस का कार्य करती है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में जो जीवधारियों के लिए जरूरी रहता है यही सब है प्रक्रम। चलिए जीवधारियों के प्रमुख अभिलक्षण गुण हैं कोशिकीय संगठक, सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए पढ़ते हैं समझते हैं। फिर देखिए आप सबको समझना है, हम तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो मतलब कि समझ जाइए। अब फिर नहीं तो समझिएगा, नहीं तो कीजिए कि ये वीडियो हम बना रहे हैं तो ये पहला बार आप देख रहे हैं, फिर इसको एक बार देख लीजिएगा, हो सके तो रिवीजन के लिए तीसरा बार देख लीजिएगा। फिर ये बायोलॉजी पूरा क्लियर हो जाएगा, मतलब कि पूरा पता चल जाएगा। रिवीजन मारिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, मतलब कि वीडियो को बार बार देखिए, यही पूछवे करेगा। देखिए चलिए कुछ है, जीवधारियों में रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका में जीव द्रव पाया जाता है। जीव का मौलिक आधार जीव द्रव होता है। जीव द्रव के द्वारा कोशिकीय संगठक का निर्माण होता है जो इस प्रकार है। देखिए जो इस प्रकार है, कैसे देखिए कैसे है। कुछ होता है, परमाणु से अणु बनता है, फिर अणु से कोशिका, फिर कोशिका से उत्तक, फिर उत्तक से देखिए अच्छा समझाते हैं। परमाणु होता है तो देखिए अणु, फिर अणु से कोशिका, फिर कोशिका से उत्तक, फिर उत्तक से अंग, फिर अंग से ये से मुड़ा दीजिए, मतलब कि यहाँ पर है, यहाँ शुरुआत अंग तंत्र, अंग से अंग तंत्र, फिर अंग तंत्र से शरीर,
फिर शरीर से जीव, फिर जीव से जनसंख्या, और जनसंख्या से समुदाय, समुदाय से परितंत्र, और परितंत्र से जैव मंडल। ये है कोची, देखिए कोशिकीय संगठन का निर्माण होता है इसी से, मतलब जो इस प्रकार है कोशिकीय संगठक जीवधारियों में इसी मतलब रहता है। देखिए दूसरा पेज में देखते हैं, दूसरा पेज हमारा है, देखिए दूसरा पेज में उपचयन, ये तो पूछा ही जाता है, मतलब कि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में उपचयन, गवर्नर कीजिए कुछ मतलब पूछेगा, उपचयन बहुत ही मेन पॉइंट है। चलिए दूसरा उपचयन, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जीवधारियों में होने वाली उपचयन और अपचयन क्रिया को उपचयन कहते हैं। उपचयन को जैविक क्रिया भी कहते हैं, उपचयन को जैविक क्रिया भी कहते हैं। उपचयन का देखिए पढ़ लीजिए। चलिए कुछ है, जीव जंतुओं भोजन के रूप में ग्लूकोज और श्वसन के रूप में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, तो उपचयन क्रिया द्वारा ऊष्मा और ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊष्मा और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखिए कैसे होता है, देखिए C2H12O6 प्लस 6O2, मतलब कि इसको बराबर कर दिया गया है, जिसे यहाँ पर देखिए कोची जो है ये सब ठीक है, ये वाला लिखल ये वाला ठीक है, मगर यहाँ पर देखिए जो 6O2 दिया गया है ये 6 नहीं था, मतलब कि इधर साइड और इधर साइड है। देखिए पढ़िए इसको ध्यान से, C6H12O6 प्लस 6O2, मतलब कि देखिए कौन सी है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, और यहाँ पर उपचयन होता है, उपचयन क्रिया, तो 6H2O प्लस 6CO2 प्लस ऊर्जा और प्रकाश, समझे। ग्लूकोज का उपचयन क्रिया होता है, उपचयन क्रिया होता है ऊष्मा प्लस प्रकाश, मतलब। चलिए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, ज़्यादा समय नहीं मतलब कि व्यतीत करेंगे, वरना 50 पेज है, बताते बताते लंबा वीडियो हो सकता है, तो हम कम ही समय में बता देते हैं पूरा। इसको खाली आपको ध्यान में देना है, मतलब जो जो लिखा हुआ है वो तो मेन पॉइंट है, उसको आप पढ़िए, मतलब रिवीजन कर लीजिएगा, जो बता रहे हैं सब वो ध्यान में रखिए। चलिए वृद्धि ग्रोथ, जीवधारियों में आयतन, क्षेत्रफल, द्रव्यमान और लंबाई में परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। जीवधारियों में आयतन, क्षेत्रफल, द्रव्यमान और लंबाई में परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा गति, मूवमेंट, जीवधारियों द्वारा बिना स्थान में परिवर्तन किए हुए प्रत्येक अंगों को गतिशीलता प्रदान करने की क्रिया को गति कहते हैं। गति, मूवमेंट, जो गति हमारा जो होता है, तो जीवधारियों द्वारा बिना स्थान में परिवर्तन किए हुए प्रत्येक अंगों में गतिशीलता प्रदान करने की क्रिया को गति कहते हैं। जिसे आप इधर से इधर, आप हम सब भी जीव हैं जो, तो जैसे अब हम सब इधर से इधर जाएंगे तो ये बिना स्थान परिवर्तन करते हुए, मतलब कि हमारे जो अंग में ही गतिशीलता प्रदान हो रहा है, मतलब कि गतिशील अंदर मतलब हो रहा है अंगे, वही गति, मूवमेंट। चलिए आंतरिक संवहन, पांचवा है आंतरिक संवहन, इंटरनल ट्रांसपोर्ट। देखिए कुछ है, भोज्य पदार्थ से प्राप्त, क्या चीज़ है, भोज्य पदार्थ से प्राप्त, दूसरा पेज में है। चलिए भोज्य पदार्थ से प्राप्त आंतरिक संवहन, इंटरनल ट्रांसपोर्ट, भोज्य पदार्थ से प्राप्त
आंतरिक संवहन ट्रांसपोर्ट। चलिए देखिए कुछ है आंतरिक आंतरिक प्रभाव से क्या चीज था। देखिए भुला जाते हैं हम भी, अच्छा से पढ़े नहीं हैं, बता रहे हैं सिर्फ पूरा अच्छा से। भोज्य पदार्थ से प्राप्त, भोज्य पदार्थ से प्राप्त, देखिए क्यों नहीं बोला, भोज्य पदार्थ से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण इत्यादि इत्यादि शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, उसे आंतरिक संवहन कहते हैं। दूसरा देखिए आंतरिक संवहन हो गया, इंटरनल ट्रांसपोर्ट वो था जो देखिए आज थोड़ा मतलब किए हैं समझे मगर भुला जाते हैं। भोज्य पदार्थ से प्राप्त, भोज्य पदार्थ से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण इत्यादि शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, उसे आंतरिक संवहन कहते हैं। चलिए इंटरनल ट्रांसपोर्ट क्लियर हो गया, आंतरिक संवहन। देखिए अब कुछ है छठा है श्वसन। श्वसन ये तो जरूरी है, तो मेन मतलब कि इसको भी आई कर दीजिए, भी आई एकदम। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, श्वसन से ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी पूछेगा, सब्जेक्टिव भी पूछेगा। देखिए तो इसको ध्यान से देखिए। छठा है श्वसन, रेस्पायरेशन, रेस्पिरेशन अजैविक घटक से जैविक, अजैविक घटक से अजैविक घटक तथा जैविक घटक से अजैविक घटक में परिवर्तन को श्वसन कहते हैं। एग्जाम्पल, जीवधारियों में श्वसन के रूप में ऑक्सीजन। एग्जाम्पल में जिसे देखिए श्वसन अजैविक घटक और जैविक घटक तथा जैविक घटक से अजैविक घटक में परिवर्तन को, देखिए कोई चीज़ है कंफ्यूज हो जाइएगा। अजैविक घटक से जैविक घटक और जैविक घटक से अजैविक घटक, मतलब उल्टा पुल्टा इसको मतलब बता दीजिएगा, परिभाषा पूछेगा श्वसन का था। अजैविक घटक से जैविक घटन, अजैविक घटन से अजैविक घटन से घटक में परिवर्तन के को श्वसन कहते हैं। देखिए कोची मतलब कि कैसे कैसे होता है। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल जीवधारियों में श्वसन के रूप में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करने का ये गुण होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में उपस्थित कॉस्मिक किरण के प्रभाव से पेड़ पौधे जंतुओं के परिवर्तित श्वसन क्रिया करते हैं। एग्जाम्पल, चलिए समय को बिना नष्ट करते हुए देखिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ए है, देखिए एग्जाम्पल ए में है जीव जंतुओं में श्वसन क्रिया C2H11O6 ग्लूकोज मतलब है प्लस CO2 6O2 ये ग्लूकोज है। और फिर जैविक क्रिया होगा तो CH2O प्लस सिक्स CO2 प्लस ऊर्जा प्लस, मतलब कि उल्टा पुल्टा भी बोल सकते हैं, ऊर्जा प्लस उष्मा, नहीं तो उष्मा प्लस ऊर्जा। चलिए अब दूसरा देखिए, जैसे जीव जंतुओं में सब होता है। आप पेड़ पौधा जो निर्जीव है, पेड़ पौधा निर्जीव है, आई जीव जंतु सजीव है। तो देखिए निर्जीव में पेड़ पौधा में श्वसन क्रिया होता है CH2O प्लस गलती बोलने लगता है 6H2O प्लस 6CO2। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें जैसे ऑक्सीजन होता है, जैसे हम सब की क्या होता है, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ता है, और वही ऑक्सीजन हम सब मतलब कि लेते हैं, समझे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मतलब कि पेड़ पौधा को चीज सजीव को, मतलब कि हम सब सजीव हैं और पेड़ पौधा निर्जीव है। तो पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ता है। हम सब ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब कि हम सब पर ही पेड़ पौधा निर्भर है। अगर हम सब का अस्तित्व मिट जाएगा तो पेड़ पौधा का भी अस्तित्व मिट जाएगा। ऐसा बात नहीं है, अगर पेड़ पौधा का अस्तित्व मिट गया तो हम सब का भी अस्तित्व मिट जाएगा। मतलब कि एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर वो रहेगा तो हम भी रहेंगे, हम रहेंगे तो वो भी रहेगा, ऐसे है, समझे। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए, मगर उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, समझे। चलिए, सातवां है पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है। इस खाद्य पदार्थ को जीव जंतुएं ग्रहण इस खाद्य पदार्थ को जीव जंतुएं ग्रहण करने के बाद पाचन के फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इस क्रिया को पोषण कहते हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र पोषण पर आधारित है। मनुष्य का पाचन तंत्र पोषण पर आधारित है, समझे। अगर मनुष्य भोजन अच्छा से, मतलब कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उस पोषण पर, न्यूट्रिशन जो मतलब कि खाते हैं अच्छा चीज़, दूध हो गया, दूध, दाल की जो न्यूट्रिशन है इसमें, वो अगर अच्छा मतलब कि ये खाते हैं अच्छा, मतलब कि खाना जैसे तैसे खा लीजिएगा तो फिर पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। मनुष्य का पाचन तंत्र पोषण पर आधारित है, समझे। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन, ये सब मेन है जी। पूछेगा तो पूछेगा, मतलब कि इसको भी आई एकदम ले के पढ़िए कि एकदम पूछेगा तो पूछेगा, समझे। इस सब्जेक्टिव तो क्लियर होबे करेगा, मतलब कि सब्जेक्टिव तो क्लियर हो रहा है और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि पूछेगा। इसी में सब्जेक्टिव बना के पूछता है, समझे। चलिए, एकदम इसको देखिए, कोची है क्वेश्चन। मानव के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। मानव के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें तो मानव भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण इत्यादि को अंतग्रहण करता है। तो यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, लाल ग्रंथि, सॉरी यहाँ पर लाल ग्रंथि है, लाल ग्रंथि, यहाँ पर लाल होगा, लाल जो देख रहे हैं कलर लाल है, तो लाल ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम निकलती है, जो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देता है और कोशिका के द्वारा खाद्य पदार्थ आमाशय में पहुंचती है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो पेप्सिन नामक एंजाइम उत्पन्न करता है। यह एंजाइम खाद्य पदार्थ को अधपचा बना देता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। यह अधपचा भोजन ग्रसिका नली द्वारा छोटी आंत में पहुंचती है। इस भोजन को पचाने के लिए यकृत में पित्ताशय से पित्तरस निकलती है, जो छोटी आंत में पहुंचकर अम्लीय माध्य को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। उसी समय अग्नाशय से ट्रिप्सन और लाइपेज एंजाइम निकलकर छोटी आंत में पहुंचती है। ट्रिप्सन प्रोटीन का संश्लेषण करता है तथा लाइपेज वसा का संश्लेषण करता है, तो आंत्र रस का निर्माण होता है। छोटी आंत में अंगुली के समान प्रवर्ध पाया जाता है जो आंत्र रस को शरीर के प्रत्येक भागों में पहुंचाता है।
शेष अवशेष पदार्थ को छोटी आंत द्वारा बड़ी आंत में पहुंचाती है। छोटी आंत द्वारा बड़ी आंत में पहुंचाती है। बड़ी आंत अवशेष पदार्थों से जल को ग्रहण करता है। बड़ी आंत अवशेष पदार्थों द्वारा जल मतलब कि ग्रहण करता है तथा तथा कोशिका में जल को पहुंचाता है। ये छोटी आंत का कहाँ गया? बड़ी आंत अवशेष पदार्थ से जल को ग्रहण करता है तथा कोशिका में जल को पहुंचाता है। कोशिका में जल को पहुंचाता है बड़ी आंत। शेष अपशिष्ट पदार्थ को मल कहते हैं। अपशिष्ट मतलब जो अपशिष्ट जो हो गया, जैसे जो मल हमारा है उसे अपशिष्ट पदार्थ करते हैं। तो मल द्वार या गुदा द्वार बाहर निकल जाता है। गुदा द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। इस प्रकार मानव का पाचन तंत्र का वर्णन किया जाता है। देखिए मानव पाचन तंत्र, देखिए यही है हमारा पाचन तंत्र। देखिए ड्राइंग है, अच्छा तो नहीं बना है मगर बेहतरीन है, समझने लायक पूरा ड्राइंग है। देखिए ये हम मतलब कि हम सब हैं जो हमारा पाचन क्रिया है। देखिए मानव का पूरा, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए बताते हैं कोची। ये तो जान रहे हैं सब चीज़। कोची है, मुंह है, हाथ है, पेट है, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम, यहीं पर है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र है। देखिए तो पहले ऊपर के भाग बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जो नाक है वहाँ पर से नासा द्वार, वहाँ पर जो मुंह है वहाँ मुंह। देखिए यहाँ जो होता है, देखिए ऐसे यहाँ पर मुख गुहा होता है, जो मुख गुहा होता है। या फिर यहाँ पर लार ग्रंथि, यहीं पर लाल ग्रंथि जो हमारे भोजन के साथ मिल जाता है। लार ग्रंथि का अगर मिल गया ना अच्छा से, मतलब कि चबाएंगे ज़्यादा तो लार ग्रंथि अच्छा से उस मतलब कि भोजन में एकदम पूरा लड़पड़ा जाएगा। वही अंदर जब जाता है पेट के अंदर तो पूरा पच जाएगा। वो लार के कारण पूरा पच जाएगा, समझे? लार ग्रंथि एमाइलेज लार ग्रंथि यहाँ पर देखिए। चलिए नीचे उसे करते देखते हैं। यहाँ पर जो ऊपर के इससे आता है ना, देखिए यहाँ पर ग्रसिका है। देखिए ये तो इधर डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ पर देखिए डायफ्राम ये जानते हैं, आपके परीक्षा में बोलेगा कि मतलब कि मानव पाचन तंत्र, मतलब कि इस डायग्राम पैरेलल कहेगा आपको, समझे नहीं? बनाओ ना कि फिर लिखना है, बना दीजिएगा तो उसका अलग नंबर मिलेगा। और उसके बारे में जैसे जो लिखा हुआ है ना, ग्रसिका है यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, यकृत, पित्ताशय ये सब लिखिएगा तो उसका अलग नंबर जुटेगा, समझे? चलिए यहाँ पर ये डायग्राम है। ये देखिए ये कोची है, अमाशय। ये अमाशय है, HCl पेप्सिन है। यहाँ देखिए ये है यकृत, पित्ताशय यहाँ पर है, ये पीतरस है, ग्रसिका नली है। ग्रसिका नली देखिए और नीचे चलिए, ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये अग्नाशय है, ट्रिप्सन लाइपेज। देखिए छोटी आंत क्या चीज़ है, ये जो ऐसे तरिया नियन आया है, तरिया नियन ऐसे ये तरिया यही छोटी आंत है। अगर पूछेगा कि सबसे लंबा कौची रहता है, मतलब कि शरीर के मानव छोटी आंत, छींक आ गया था, सॉरी। चलिए ये छोटी आंत है, सबसे लंबा पूछेगा मानव पाचन तंत्र में सबसे लंबा कौची, मतलब कि कौन सा भाग अंग रहता है, तो छोटी आंत, छिद्रांत, इसको छिद्रांत भी बोला जाता है। देखिए ये बड़ी आंत है, सब जो बड़का है इसी से मोटका, ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत बृहदांत इसको बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो ऐसे है ये वाला, यहाँ पर जो आया है, यहाँ पर ये प्रशेषिका जो अपेंडिक्स, अगर कुछ खाइएगा अलबल
तो यहाँ पर कुछ होगा, देखिए अच्छा से बताते हैं। कुछ खाइएगा तो यहाँ पर जमा हो जाएगा। जैसे आप आलू खाते हैं, आलू को छिलका भर खाइएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। आलू तो पच जाएगा, छिलकावा यहाँ पर जमा हो जाएगा। यही अपेंडिक्स के रूप ले लेता है, अपेंडिक्स। फिर बाद में दर्द करता है, समझे। यहाँ पर अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। आज देखिए अब नीचे चलते हैं। नीचे है हमारा मूत्र, मतलब कि यहीं पर है मल द्वारा या गुदा द्वारा, मतलब कि नीचे। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे कुछ ही है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा गवाए बिना। चलिए टाइम ज़्यादा हो ऐसे हो जाएगा। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका होती है? अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका होती है? चलिए जल्दी जल्दी बताते हैं। अमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है। पीएच के इस मान पर भोजन अधपचा बनता है, गैस का निर्माण नहीं होता है। हाइड्रोलिक अम्ल पेप्सिन नामक एंजाइम उत्पन्न करता है। हाइड्रोलिक अम्ल पेप्सिन नामक एंजाइम उत्पन्न करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि पेप्सिन कौची में बदल देता है, तो पेप्टोन में बदल देता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, समझे। चलिए आई होप कि क्वेश्चन इसको मतलब कि देखिए ध्यान से, ज़्यादा टाइम इसे वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पाचक एंजाइम क्या है? इसके नाम और कार्य को लिखें। इसके नाम और कार्य को लिखें तो उत्तर देखिए कुछ है। पाचक एंजाइम शरीर के अंदर वैसा उत्प्रेरक जो भोजन को सही रूप से पाचन करता है। शरीर के अंदर वैसा उत्प्रेरक जो भोजन को सही रूप से पाचन करता है उसे पाचक एंजाइम कहते हैं। देखिए प्रमुख पाचक एंजाइम और उसका कार्य इस प्रकार है, समझे। चलिए देखिए अब कोची है प्रमुख पाचन एंजाइम और उसका कार्य कोची है। देखिए पहला है टाइलिन या एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देता है, समझे, पहला कार्य है। दूसरा ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, समझे। ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, पेप्सिन प्रोटीन को क्या चीज में बदल देता है, तो पेप्टोन में बदल देता है। चलिए और भी देखिए कुछ है। और है तीसरा, रेनिन दूध के प्रोटीन का संश्लेषण करता है। रेनिन दूध के प्रोटीन को, दूध का जो प्रोटीन होता है उसका संश्लेषण करता है रेनिन। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा है, मतलब कि ध्यान से तुम देखते रहिए, तुम समझ जाइए। बायोलॉजी ये एक ही वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा 10वां के पूरा 10 क्लास का जो सिलेबस में बायोलॉजी जो पूछा जाएगा वो पूरा जो मुख ही है। अगर ज़्यादा अपवाद वाला लाते तो जानते हैं 50 पेज की जगह कम से कम 90 पेज रहता, अलग से, समझे, एकदम चुन चुन के लाए। चलिए देख रहे हैं राइटिंग कितना झकास है, जो भी लिखा है एकदम मस्त लिखा है, मतलब कि ये मतलब लिखवाए हैं पैसा वैसा दे के और उसी से, तो मतलब कि एकदम मुख कम से कम इसको 10 दिन में एकदम चुन चुन के हम उसको बता दिए हैं, लिखे मतलब VVI करके। चलिए अब तीसरा कुछ है, चौथा है ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। पाँचवा देखिए, लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है। लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइम ओवर हो जाएगा तो फिर लंबा वीडियो जानते हैं समझ में नहीं आएगा। लंबा वीडियो तो ऐसे भी अगर ये देख रहे हैं तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, स्किप नहीं कीजिएगा।
कीजिएगा और दोस्त में शेयर कर दीजिएगा, और नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, समझे। चलिए, कोची है क्वेश्चन, अमीबा के पाचन को समझावे, या अमीबा में पाचन क्रिया किस प्रकार होती है, समझावे। उत्तर, अमीबा में पाचन क्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। पहला देखिए कोची है, समझिए। अमीबा एक कोशीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार निश्चित नहीं है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ये अंगक, देखिए, ये मतलब इसमें अंगक की कमी होती है। इसमें अमीबा में अंग की कमी होती है। इसमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। जब इसके नज़दीक खाद्य कण पहुंचता है तो इसमें अंगुली के समान प्रवर्ध का निर्माण होता है, जिसे कुटपाद कहते हैं। जिसे कुटपाद कहते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार निश्चित नहीं है। इसका आकार निश्चित नहीं है। इसमें अंगक की कमी होती है। इसमें अभी अविकसित केंद्रक पाया जाता है। जब इसके नज़दीक खाद्य कण पहुंचता है तो इसमें अंगुली के समान प्रवर्ध का निर्माण होता है, जिसे कुटपाद कहते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव में भी ज़्यादा चांस है कि सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अमीबा की पाचन मतलब की निम्नलिखित क्रिया होता है, तो पूछ सकता है अमीबा को समझावें या वर्णन कर रहे हैं। चलिए, और देखिए दूसरा तरीका से मतलब कि उसी का समझिए, निम्नलिखित है। तो चलिए, कुछ है दूसरा, खाद्य कण कुटपाद के द्वारा खाद्य कण कुटपाद के द्वारा खाद्य धानियाँ में पहुँचती है तो केंद्रक से पाचक एंजाइम निकलती है जो खाद्य कण को पाचन कर देता है। चलिए, ये दूसरा है। देखिए और भी है, और है देखिए तीसरा कोची है, पाचन के फलस्वरूप पौष्टिक तत्व केंद्रक में पहुंचती है जो अमीबा को ऊर्जा प्रदान करता है। पाचन के फलस्वरूप पौष्टिक तत्व केंद्रक में पहुंचती है जो अमीबा को ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए, चौथा कोची है, चौथा है शेष अवशेष पदार्थ की सतह में जाकर सड़ जाता है। अमीबा शेष अवशेष पदार्थ की सतह में जाकर सड़ जाता है तो उस स्थान पर सतह टूट जाती है तथा अवशेष पदार्थ बाहर निकल जाती है, जिसे अमीबा द्वारा उत्सर्जन कहते हैं। समझे। देखिए, यह अमीबा है। इसका मतलब कि देख रहे हैं आकार निश्चित है, मतलब कि अनिश्चित है। निश्चित नहीं, सॉरी, निश्चित बोल दिया लगता है, अनिश्चित है। समझे। कभी कैसे देखिए कुछ ऐसे बड़ा भी हो सकता है, ऐसे बड़ा भी, मतलब कि इसका निश्चित नहीं है। कभी ऐसे देखिए अमीबा ऐसे रहेगा, ऐसे। यह केंद्रक मतलब बीच का भाग वो केंद्र होता है, मतलब खाद्य केंद्र। इसको समझिए। यह अमीबे सब है जिसका अपशिष्ट पदार्थ है, इसी में उत्सर्जन होता है, मतलब कि सड़ जाता है जाके। चलिए, ये सब कुछ ही है, अमीबे है, ये सब अमीबा है। चलिए, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। मुख्य क्वेश्चन है, देखिए, पैरामीशियम में किस प्रकार पाचन क्रिया होती है, समझावें। तो पैरामीशियम में एक कोशिकीय जीव है। इसकी आकृति चप्पल के समान है, इसलिए इसे स्लीपर जीव कहा जाता है। इसके बाहरी आवरण को पेलिकल कहते हैं। इस पर रोआ आकृति होती है जिसे सीलिया कहते हैं, जो पैरामीशियम को गति प्रदान करता है। इसमें अग्र और पश दो रिक्तिका होता है। इसमें दो
केंद्रक पाया जाता है। बड़ा केंद्रक को गुरु केंद्र और छोटा केंद्र को लघु केंद्रक कहते हैं। ग्रसिका मुख्य रूप से खाद्य ग्रहण करता है जो कोशिका मुख में पहुंचती है। कोशिका मुख से खाद्य ध्वनियाँ यहाँ पर देखिए, खाद्य ध्वनियाँ में पहुंचती है। केंद्रक से पाचक एंजाइम खाद्य कण को पचा देता है। पाचन के फलस्वरूप केंद्रक को पौष्टिक तत्व प्राप्त होता है, जिससे पैरामीशियम को ऊर्जा प्रदान किया जाता है। शेष अवशेष पदार्थ उत्सर्जन द्वार से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार पैरामीशियम में पाचन की क्रिया होती है। इस प्रकार पाचन क्रिया होती है। पैरामीशियम में पाचन क्रिया होती है। देखिए कोची है पैरामीशियम है। देखिए ये भी हमें लग रहा है, मगर पैरामीशियम है। इसको देखिए, यहाँ पर खाद्य ध्वनियाँ गुरु केंद्रक, यहाँ पर देखिए लघु केंद्रक है। इसको सीलिया देखिए, इसे है सीलिया। ये पेलिकल है। अग्र रेतिका है। यहाँ पर मुकरा परकूटी है। कोशिका मुख है। ग्रसिका मुख है और उत्सर्जन द्वार है। देखिए यहीं पर फट उठ जाता है, जब सट उठ जाता है ना तो वहाँ पर टूट जाता है, वहीं पर उत्सर्जन हो जाता है, मतलब कि बस रेतिका। देखिए यहाँ पर फिगर को ध्यान से समझ लीजिए, फिगर को समझे। एकदम VVI है, एकदम VVI। चलिए फिगर ये सब तो नहीं बनने कहेगा, मतलब ज़्यादा कहेगा मानव का जो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, जो पेट स्टोमच तक कहेगा, उसको सिर्फ बनाने के लिए, और कुछ नहीं। और आगे 2-3 गो और फिगर है जो मुख देखिए। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण जब जीवधारियों प्रकृति की सहायता में स्वयं भोजन बनाते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधों जड़ों से जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियां के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। पत्तियां में मैग्नीशियम धातु के कारण क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। इस प्रकार पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं पता चल गया। चलिए देखिए कुछ है CH2O प्लस 6H2O प्लस 6CO2 सूर्य का प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। अब C6H12O6 ग्लूकोज है प्लस 6O2 ऑक्सीजन गैस। समझे, ये सूर्य के प्राण, मतलब कि पौधे अपना भोजन इसी प्रकार बनाते हैं। चलिए दूसरा, विषमपोषी पोषण, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब जीवधारियों दूसरे
जीवधारियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे जैसे जीव जंतुएं पेड़ पौधे से भोजन के रूप में जीव जंतुएं पेड़ पौधों से भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण इत्यादि प्राप्त करता है और श्वसन के रूप में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है। तो जैविक क्रिया के फलस्वरूप जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊष्मा और ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा से शरीर में पोषण होता है। इस ऊर्जा से शरीर में पोषण बनता है समझे। चलिए देखिए कुछ शरीर में पोषण कैसे बनता है तो देखिए C6H12O6 ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। अब देखिए C6O2 ऑक्सीजन प्लस C6O2 ऑक्सीजन जैविक क्रिया द्वारा C6H2O प्लस 6CO2 प्लस ऊर्जा प्लस ऊष्मा, इससे शरीर में पोषण बनता है। इस क्रिया द्वारा जैविक क्रिया द्वारा शरीर में पोषण बनता है। ऑक्सीजन गैस से ऊष्मा और ऊर्जा निकलती है। उसी ऊर्जा से शरीर में पोषण बनता है होता है। चलिए अब क्या है क्वेश्चन, फुफ्फुस या फेफड़ा क्या है? फुफ्फुस या फेफड़ा क्या है, इसका सचित्र वर्णन करें। मानव शरीर में ऑक्सीजन या मतलब कि वही क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संवहन किस प्रकार होता है? फुफ्फुसन मतलब कि वही, ये जो पहला प्रश्न है वही दूसरा प्रश्न, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। चलिए, मानव भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट और मतलब कि मानव भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट और श्वसन के रूप में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। तो जैविक क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, जो शरीर के रक्त में विसरित हो जाती है। इस रक्त को ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं, जो महाशिरा के द्वारा दायां अलिंद में पहुंचती है। यह रक्त बल्ब द्वारा दायां निलय में पहुंचती है। दायां निलय से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ा में पहुंचती है। फेफड़ा इस रक्त में ऑक्सीजन गैस विसरित कर देती है, जिसे ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं। यह रक्त फुफ्फुसीय शिरा से बायां अलिंद में पहुंचती है। बल्ब के द्वारा यह रक्त बायां निलय में जमा हो जाती है। बायां निलय ऑक्सीजनित रक्त को महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं और अंगों में पहुंचाती है। इस प्रकार मानव में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संवहन होता है। जो मानव ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भोजन के रूप में लेता है और मानव ऑक्सीजन लेता है और हाइड्रोजन छोड़ता है, समझे। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, पीछे बता चुके हैं। चलिए कुछ ही है वही सचित्र वर्णन, फुफ्फुसीय धमनी। देखिए यहाँ पर ये पूरा डायग्राम है।
ये पूरा डायग्राम है। देखिए कुछ चीज इसमें, ये फुफ्फुसीय धमनी है, फुसफुस फुफ्फुस, फेफड़ा, फुफ्फुसीय शिरा, महाशिरा और महाधमनी शरीर के कोशिका, मतलब कि यहीं से मानव हाइड्रो ऑक्साइड और ऑक्सीजन का संवहन करता है। यहीं से शरीर के कोशिकाओं और विभिन्न अंग। देखिए क्वेश्चन आगे देखते हुए समझिए। प्रश्न, मानव हृदय क्या है, इसका सचित्र वर्णन करें। सचित्र वर्णन करें। देखिए उत्तर, मानव हृदय द ह्यूमन हार्ट वैसा पेशीय तंत्र जो रक्त को संवहन करता है या रक्त को परिचरण करता है, उसे मानव तंत्र कहते हैं। देखिए वैसा हृदय, मानव हृदय वैसा पेशीय तंत्र जो रक्त को वैसा पेशीय तंत्र जो रक्त को संवहन करता है या रक्त का संचरण करता है, जो मतलब कि मानव हृदय जो है मानव शरीर में रक्त को गतिशील करता है। समझिए तो हृदय शरीर में जो रक्त रहता है उसको गतिशील करता है, गति प्रदान करता है, एक इधर से इधर हृदय के द्वारा ही होता है, मतलब कि गतिशील होता है हृदय के कारण, तो उसे मानव हृदय कहते हैं। देखिए से मानव हृदय कहते हैं। बनावट देखिए, हृदय भी नीचे है, जो हमारा हृदय रक्त को संवहन करता है, गतिशील करता है, उसका डायग्राम नीचे है। तो बनावट जो मतलब कि फिगर के अनुसार है। मानव हृदय की आकृति मुट्ठी के समान होती है, जिसका नीचे का भाग बाएं ओर झुका होता है। सर्वप्रथम ऑक्सीजनित रक्त अग्र और पश्च महाशिरा के द्वारा दायां अलिंद में पहुंचती है। दाब के कारण बल्ब खुल जाता है और रक्त दायां निलय में पहुंचती है। दायां निलय ऑक्सीजनित रक्त को फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फ्यूस में भेजता है। फेफड़ा उसमें ऑक्सीजन गैस विस्तृत करता है। मतलब कि बिना ऑक्सीजन के जो मतलब कि फेफड़ा जो हृदय है, मतलब कि इधर से इधर खून, मतलब जो हमारे शरीर में जो ब्लड है, खून, वो बिना ऑक्सीजन गैस के वो भी मतलब कि इधर से इधर नहीं हो सकता है, वो भी स्थिर हो सकता है। ऑक्सीजन यही कारण है कि ज़रूरी है। चलिए देखिए फिगर को, देखिए समझिए। ये हमारा क्या है, हृदय है। देखिए यहाँ पर ये पूरा हृदय है। चलिए इसको बताते हैं कुछ कुछ। देखिए यहाँ पर अग्र महाशिरा, और देखिए यहाँ पर अग्र महाशिरा, महाधमनी, फुफ्फुसीय धमनी, बायां अलिंदा और फुफ्फुसीय शिरा मतलब कि रहता है। यहाँ पर बायां निलय और यहाँ पर दायां निलय, मतलब कि इधर साइड दायां निलय, इधर बायां निलय। देखिए अब पश्च महाशिरा यहाँ पर रहता है। अब बल्ब, ये बल्ब है, यहाँ पर जो बल्ब है, और दायां अलिंदा यहाँ पर रहता है। ये पूरा हृदय का देखिए, ये हृदय। तो देखिए कोची और भी नीचे लिखा हुआ है, क्या बनावट का ही लिखा है। तो ऑक्सीजनित रक्त का निर्माण होता है, जो फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा बाएं अलिंदों में, और भी कुछ है देखिए, पहुंचती है। दाब के कारण बल्ब हटने से यह रक्त बायां निलय में जमा हो जाती है। बायां निलय इस
रक्त को महाधमनी के द्वारा शिरा के प्रत्येक महाकोशीय और अंगों में पहुंचाता है। इस प्रकार हृदय की बनावटी होती है। हृदय के बारे में हम सब जान गए। अब चलिए श्वसन तंत्र के बारे में देखते हैं। श्वसन तंत्र का अगला क्वेश्चन है, उस पर भी डायग्राम बना हुआ है, उसको डायग्राम के अनुसार देख के समझेंगे। तो मानव के श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, मतलब कि चित्र के साथ वर्णन करें। तो उत्तर है मानव श्वसन तंत्र। तो द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए को जी है मानव शरीर में वैसा तंत्र जिसके द्वारा श्वसन क्रिया हमेशा संचालित रहती है, उसे मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। मानव श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? तो मानव शरीर में वैसा तंत्र जिसके द्वारा श्वसन क्रिया हमेशा संचालित रहता है, उसे मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। देखिए बनावट फिगर के साथ, यहाँ पर बनावट पहले पढ़ लेते हैं। चलिए नहीं तो फिगर को पहले दिखा देते हैं। बनावट बहुत बड़ा है। ये है हमारा श्वसन तंत्र, ये श्वसन तंत्र है, ये श्वसन तंत्र, ये जो इधर देख रहे हैं डायग्राम। चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले बनावट को पढ़ लेते हैं। बनावट हमारा है, सर्वप्रथम नसा द्वार के द्वारा ऑक्सीजन गैस लिया जाता है। हमारे नसा द्वार के द्वारा ऑक्सीजन गैस लिया जाता है। नसा द्वार में सलेस्मा ऐसे होगा। चलिए सलेस्मा पाया जाता है जो ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन उपस्थित धूल कण और हानिकारक कणों को अवशोषित कर लेती है। जब मुख के द्वार ऑक्सीजन गैस लिया जाता है, वह ग्रसनी के द्वारा ग्रासनली में पहुंचती है और कंठ के पास दो ऊतकों के बीच गुजरते हुए श्वसन नली में पहुंचती है। इस नली से ऑक्सीजन गैस उपस्थित वलय के द्वारा फेफड़ों में पहुंचती है। उपस्थित वलय के सबसे नीचे वाले भाग को श्वसनी कहते हैं। इस श्वसनी से एक पतली नली जुड़ी होती है जिसे श्वसनिकाएं कहते हैं। इस श्वसनिकाएं से गड्ढा युक्त ऑक्सीजन गैस को जमा करने का रिक्त स्थान होता है, जिसे कुपिका कोश कहते हैं, जो ऑक्सीजन गैस को रक्त में विसरित करता है। कुछ कुपिका, यहाँ पर कुपिका होगा, देखिए कैसे कुपिका है, कुपिका यहाँ पर कुछ कुपिका कोश पर बालानुमा कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो तीव्र गति से ऑक्सीजन गैस को रक्त में मिलाती है। फेफड़ा पसलियों से ढका होता है। जैविक क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रक्त से अलग कर देती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन नली द्वारा नसा द्वार से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार मानव श्वसन तंत्र की बनावट, मतलब कि मानव के श्वसन तंत्र की बनावटी इसी प्रकार होता है। देखिए हमारा जो नासा द्वार पहले बता चुके हैं, मुख द्वार, यहाँ पर ग्रासनी, यहाँ पर श्वसन नली है। देखिए तो श्वसन तंत्र पूरा देखिए, यही है श्वसन तंत्र, जो नासा द्वार से हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकालता है, मतलब कि ऑक्सीजन तो लेते हैं, हाइड्रोजन छोड़ते हैं। तो देखिए श्वसन, यहाँ पर इस श्वसनिकाएं हैं, यहाँ पर ये वाला जो है श्वसनी है, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर कुपिका कोश, आई पुटिकाएं,
ये पुट्टिकाएँ हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो है उपस्थित वलय है, वलय यहाँ पर समझे। आई फूम फू ये देखिए पढ़ फूफन फूफूस फूफूस यही है जो फूफूस या फेफड़ा इसको बोल सकते हैं, फेफड़ा फेफड़ा देखिए। और ये पसलियाँ हैं, ये सब जो है ये सब पसलियाँ हैं, पसली है पसली। यह है श्वसन तंत्र समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कुछ समय चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा उत्सर्जन है। उत्सर्जन एक्सक्रेशन मानव के शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप लाभदायक और हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। तो हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन मानव के शरीर में उपापचय क्रिया फलस्वरूप लाभदायक और हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है। तो हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन पहले भी बताए थे फिगर के साथ। चलिए कुछ है, शरीर से बाहर निकलने हुए पदार्थ को उत्सर्जित पदार्थ या बाह्य पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पसीना, लवण, नाइट्रोजन युक्त यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि। ये सब कौची है, उत्सर्जित पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के अंदर से उत्सर्जित होता है। देखिए वृक्का, किडनी अब देखते हैं हमारा जो किडनी होता है। चलिए किडनी को देखते हैं, वृक्का किडनी वैसा उत्सर्जन तंत्र जो रक्त में उपस्थित बाह्य पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त यूरिया और यूरिक अम्ल को छानकर रक्त से अलग कर देता है और मूत्र वाहिनी के द्वारा इसे बाहर निकाल देता है। उसे वृक्का कहते हैं। देखिए कुछ ये क्वेश्चन है, मानव के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। मानव के उत्सर्जन तंत्र है उसका सचित्र वर्णन करें, चित्र के साथ वर्णन करें। मानव शरीर में एक जोड़ी उत्सर्जन तंत्र अर्थात वृक्क और मूत्रवाहिनी होता है तथा एक मूत्राशय होता है। वृक्क की आकृति सेम के बीज के आकृति का होता है। यह रीढ़ की हड्डी से सटा हुआ उदर में पाया जाता है। यह रीढ़ की हड्डी से सटा हुआ उदर में पाया जाता है। चलिए उदर में पाया जाता है। एक वृक्क में 10 लाख वृक्काणु पाया जाता है जो रक्त में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त यूरिया और यूरिक अम्ल को छानकर रक्त से अलग कर देता है। यह बाह्य पदार्थ मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में जमा हो जाता है और समय समय पर यह मूत्रमार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार मानव के उत्सर्जन तंत्र का बनावट होता है। देखिए उत्सर्जन तंत्र जो ये पुरुष का है। देखिए यहाँ पर ये दायां वृक्क ये वृक्काणु और यहाँ पर ये अधिवृक्क ग्रंथि और ये बायां वृक्क, ये वृक्काणु वृक्क शिरा ये वाला है, ये महाधमनी है, ये महाशिरा, ये देखिए मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र यहीं पर मूत्र मार्ग। देखिए ये उत्सर्जन तंत्र, इसी से देखिए उत्सर्जन तंत्र ये चित्र है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं डेट। चलिए
इसको VVI है, इसको देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, याद करना है। ये VVI है, इसको याद तुम कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। वृक्काणु या नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें। वृक्काणु, नेफ्रॉन, वृक्क के रचनात्मक और क्रियात्मक की सबसे छोटी इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्काणु, नेफ्रॉन, वृक्क के रचनात्मक और क्रियात्मक की सबसे छोटी इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। देखिए इसका बनावट, इसका भी सचित्र वर्णन है। बनावट, शरीर के अभिवाही धमनिका के द्वारा रक्त के साथ लाभदायक और हानिकारक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, प्रोटीन, नाइट्रोजन युक्त यूरिया और यूरिक अम्ल बोमैन संपुट में पहुंचती है तो कोशिका गुच्छ का निर्माण होता है। बोमैन संपुटी का अंदर का सतह धर्म पारागमय होता है जो लाभदायक पदार्थ को अवशोषित करने के बाद कोशिका में भेज देता है और बाह्य पदार्थ नाइट्रोजन युक्त यूरिया और यूरिक अम्ल छन कर बोमैन संपुटी नली के द्वारा सपीपस्थ कुंडलित नलिका में पहुंचती है तथा अवरोही नलिका के द्वारा हेनेल चाप में पहुंचता है। इसके बाद आरोही नलिका के द्वारा दूरस्थ कुंडलित नलिका में पहुंचती है। इसके बाद अनेक छोटी छोटी नलिकाएं समान संग्राहक नली में आकर मिलती है तो बाह्य पदार्थ समान संग्राहक नली के द्वारा मूत्रवाहिनी में पहुंचती है और यह मूत्र नली के द्वारा बाहर निकल जाता है। देखिए इसका भी सचित्र वर्णन हुआ है। लगभग 10% रक्त का शुद्धिकरण नहीं हो पाता। यह रक्त अपवाही धमनिका के द्वारा शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार नेफ्रॉन की बनावटी है। देखिए नेफ्रॉन, ये चित्र देखिए, चित्र में कोटी है, ये अभिवाहित धमनी। अब फिर ऊपर देखिए अभिवाहित धमनी, अपवाहित धमनिका। देखिए यहाँ पर कोशिका गुच्छ, बोमैन संपुटी। यहाँ पर देखिए यह जो क्या है इसे संपिष्ट कुंडली नलिका और देखिए दूरस्थ कुंडली नलिका। यहाँ पर आरोही नलिका हेनेल का चाप। देखिए यहाँ पर अवरोही नलिका। यहाँ पर देखिए कोची है सामान्य संग्राहक नलिका। यहाँ पर समान संग्राहक नलिका है। यहीं से मूत्र वाहिनी यहाँ से देखिए। चलिए आई होप कि फिगर आप समझ गए होंगे, फिगर से आप पूरा समझ गए होंगे। चलिए दूसरा पॉइंट, डायलिसिस कृत्रिम रूप से शरीर में वृक्क प्रत्यारोपण करके रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। देखिए ये डायलिसिस है। कृत्रिम रूप से शरीर में वृक्क प्रत्यारोपण करके रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ये शुद्ध मतलब रक्त को शुद्ध करता है डायलिसिस। चलिए अब मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा दिमाग जहाँ पर है, लेफ्ट राइट आप हो सकता है इसको चाची समझते होंगे। चलिए आज पूरा देख लीजिए, समझ जाइए पूरा अपने मस्तिष्क के बारे में भी पूरा। चलिए मानव मस्तिष्क क्या है, इसका सचित्र वर्णन करें। मानव मस्तिष्क क्या है, इसका सचित्र वर्णन करें। उत्तर, मानव मस्तिष्क द ह्यूमन ब्रेन केंद्रीय मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वैसा भाग, तंत्रिका तंत्र के द्वारा वैसा भाग जो कपाल
खोपड़ी में स्थित होता है तथा शरीर के प्रत्येक तंत्रों का नियंत्रण और समन्वय करता है, उसे मानव मस्तिष्क कहते हैं। मानव मस्तिष्क कहते हैं। देखिए बनावट और कार्य। बनावट और कार्य। मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा देखिए बताते हैं उसको। चलिए पहले अग्र मस्तिष्क को देखते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अग्र मस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें प्रमिस्का पाया जाता है। इसमें अर्थात इस भाग में सोचने, समझने, ज्ञान एकत्रित करने, गंध, भूख, प्यास, निद्रा, हर्ष और मौसम का केंद्र माना जाता है। अग्र मस्तिष्क में ये सब देखिए गोजी है सोचने की क्षमता, अर्थात इसमें भाग में सोचने, समझने, ज्ञान एकत्रित करने, गंध, भूख, प्यास, निद्रा, हर्ष और मौसम का केंद्र माना जाता है अग्र मस्तिष्क को। अग्र मस्तिष्क को देखिए अब देखते हैं। दूसरा हमारा है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में देखने और सुनने का अनुभव किया जाता है। अग्र मस्तिष्क में देखने और जो हमारे आँख में लगता है कि यही, चलिए देखते हैं बर्नर। मध्य मस्तिष्क देखने और सुनने का अनुभव किया जाता है। इसमें देखने और सुनने का मस्तिष्क किया जाता है। देखिए पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। पश्च मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। पोंक्स, इसके द्वारा श्वसन क्रिया नियंत्रण होता है। पोंक्स पहला। और दूसरा है मेंडुला, इसके द्वारा रक्तचाप, हृदय की गति, खांसी, आंतरिक ध्वनि, लार, बमन, उल्टी को नियंत्रित करता है मेंडुला। तीसरा है अनुमस्तिष्क। यह व्यक्ति को सीधा रेखा में चलने के लिए, सही दिशा में चलने के लिए नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क यह व्यक्ति को सीधा रेखा में चलने के लिए, सही दिशा में चलने के लिए नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क को कार्यरत रखता है। मेंडुला रूपी रज्जु से जुड़ा होता है। इसकी आकृति एच के समान होता है। इसमें 31 खंड पाया जाता है। 31 खंड पाया जाता है। एक खंड में 2 कोशिकाएं पाई जाती है। एक खंड में 2 कोशिकाएं पाई जाती है। 2 कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए अब देखिए यही है हमारा मस्तिष्क, ब्रेन। ह्यूमन, मानव का ब्रेन है, यही है मस्तिष्क। चलिए देखिए जो हमारा ब्रेन है, ये यहाँ पर जो ऐसे से है, ये प्रमिष्टिका है। देखिए ये कपाल खोपड़ी है। ये ऐसे देखिए अग्र मस्तिका है, जो सबसे बड़ा कोजी होता है अग्र मस्तिका। ये सबसे ज़्यादा काम अग्र मस्तिका का होता है। और जो देखिए आपको जी, और मध्य मस्तिका जो ये तो देखने में कार्य देता है, देखने सुनने में मध्य मस्तिका। देखिए देखने और हाइपोथैलेसिस, पीयूष ग्रंथि, पोंक्स, मेंडुला पश्च मस्तिका में जो होता है 3 भाग। देखिए ये अनुमस्तिष्का ये पश्च मस्तिष्का का ही तीसरा है। ये हमारा पूरा ब्रेन है, मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। चलिए द ह्यूमन ब्रेन पूरा देख लिए, ए टू जेड है। देखिए नीचे भी है, सॉरी, यहाँ पर मेरु रज्जु 31 खंड है। देखिए पूरा देख लीजिए अच्छा से।
हाँ देख लीजिए, चलिए देख लिए, यही हमारा ब्रेन है। अब देखिए कोची है, क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस क्या है? इस क्रिया द्वारा जीवों में किस प्रकार ऊर्जा प्राप्त होता है? किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होता है? तो उत्तर, ग्लूकोज का पायरूवेट में बदलने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस के द्वारा 3 चरणों में जीवों के शरीर में ऊर्जा प्राप्त होता है। ग्लाइसिस के द्वारा 3 चरणों में जीवों के शरीर में ऊर्जा प्राप्त होता है। देखिए पहला कौची होता है, पहला है जब जीव जंतुएं ग्लूकोज ग्रहण करता है तो वह पायरुविक अम्ल में बदलकर कोशिका द्रव्य में पहुंचती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल कार्बन डाइऑक्साइड गैर तथा 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त करती है। 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त करती है। देखिए ग्लूकोज C6H12O6 ये कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरूवेट O2 की उपस्थिति में H2O प्लस CO2 प्लस 38 एटीपी 38 एटीपी होता है। देखिए दूसरा कोची है, दूसरा, जब ग्लूकोज पायरूवेट में बदलता है, जब ग्लूकोज पायरूवेट में बदलता है तो किण्वन क्रिया के द्वारा एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए ग्लूकोज C6H12O6 कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरूवेट O2 के उपस्थिति में C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 एटीपी एथेनॉल। देखिए आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरा कुछ है, तीसरा है जब व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है जब व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है तो उसके मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मांसपेशियाँ कठोर हो जाता है, उसके शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है और 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। देखिए कैसे, C6H12O6 ग्लूकोज और कोशिका द्रव्य में पायरूवेट O2 के अनुपस्थिति में एंजाइम लैक्टिक अम्ल प्लस 2 एटीपी होता है। मतलब कि यही व्यक्ति में होता है, मांसपेशियाँ कठोर हो जाता है, इसके शरीर में लैक्टिक अम्ल ये सब होता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये VVI कर लीजिए, क्वेश्चन VVI एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा। चलिए इकोची है, कौन क्वेश्चन, देखिए इकोची है ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर, ये पूछा भी है, समझे। ये ऐसी मतलब कि जो मतलब कि हम बता रहे हैं वो सब पूछा हुआ है पहले की एग्जाम में, समझे। चलिए ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर, तो अनॉक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन, तो पहला है ऑक्सी श्वसन में, ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वही अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। अब देखिए ये तो पहला हो गया, और दूसरा देखिए, ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पाचन होता है, वहीं अनॉक्सी श्वसन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। यहाँ ग्लूकोज का पाचन होता है, यहाँ भोजन का पाचन होता है, प्रतिपाचन होता है। अब देखिए अनॉक्सी श्वसन में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं, अनॉक्सी श्वसन में एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। चलिए अंतर है, ये सब अंतर तुम समझिए। देखिए चौथा, अनॉक्सी श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है, अनॉक्सी श्वसन में 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है, समझे। चलिए अंतर बता दिए, अंतर को समझ लीजिए। देखिए अंतर इतना ही है।
चलिए श्वसन और दहन में अंतर स्पष्ट करें। श्वसन और दहन में अंतर स्पष्ट करें। श्वसन दहन ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, मतलब कि इसको वी आई पर स्क्वायर कर दीजिए। ये एकदम जरूरी है, ये वाला एकदम इससे ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव एकदम जरूरी इससे बनेगा एकदम पक्का। चलिए खोजिए श्वसन और दहन में अंतर स्पष्ट करें। श्वसन दहन, पहला है श्वसन में, श्वसन एक जैविक क्रिया है, दहन एक रासायनिक क्रिया है। श्वसन एक जैविक क्रिया है तो दहन एक रासायनिक क्रिया है। श्वसन एक मंद दहन है, दहन की क्रिया मंद और तीव्र दोनों इसमें होता है, मतलब कि दहन में मंद और तीव्र दोनों इसमें होता है, मगर श्वसन में मंद दहन के लिए होता है, मंद क्रिया। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर होता है, वही दहन की क्रिया कोशिका के बाहर होता है। इसमें अंदर होता है, श्वसन में अंदर और दहन में बाहर होता है। और देखिए चौथा, श्वसन की क्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है, वही चौथा में दहन की क्रिया में ऊर्जा ताप असाधारण रूप में बाहर निकलती है। देखिए श्वसन और दहन में अंतर स्पष्ट हो गया, यही है अंतर। अब पेड़, अब दूसरा क्वेश्चन, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस क्रिया का सचित्र वर्णन करें। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया का सचित्र वर्णन करने, ये उतना जरूरी नहीं है, तभी ये इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। उत्तर, पेड़ पौधों में जड़ों से जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीमक किरण के प्रभाव से पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। मैग्नीशियम धातु के कारण पत्तियों में पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन गैस और जल का निर्माण होता है। चलिए देखिए पेड़ पौधा में जो नीचे जो क्रिया होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, देखिए कोची होता है। देखिए 7H2O प्लस 6CO2 प्रकाश संश्लेषण। देखिए कोची 6H12O6 प्लस CO2 प्लस H2O ग्लूकोज। देखिए कुछ होता है, देखिए ये गुलाब है, समझिए पेड़ पौधा सब ऐसी मतलब होता है। नीचे जड़ होता है जमीन के अंदर, देखिए ये जमीन है, जमीन के अंदर जड़ है, जड़ देखिए कुछ है। यहाँ ये सूर्य है, सन है जो प्रकाश देखिए देता है, प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पर देखिए कुछ होता है CO2 जो पत्ता के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, देखिए पत्तियों के द्वारा। Mg पर्णहरित, यहीं पर Mg पर्णहरित CO2 हो रहा है। देखिए यहाँ H2O जल होता है नीचे जमीन के अंदर, जड़ यहीं पर देखिए H2O जल नीचे जड़ के पूरा विस्तृत करता है अंदर जमीन के नीचे भाग में जड़ को। देखिए प्रकाशानुवर्त क्या है, इसी से समझते थे। देखिए प्रकाशानुवर्त क्या है पूरा समझ में आएगा इसे। जब पेड़ पौधों के ऊपरी सिरा में वृद्धि प्रकाश की दिशा में होती है, इस प्रकार की वृद्धि को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण द्वारा जड़ का भी विस्तृत होता है, पूरा विस्तृत गुरुत्वाकर्षण के ही द्वारा होता है। देखिए कुछ क्वेश्चन देखिए पढ़िए। गुरुत्वाकर्षण क्या है। गुरुत्वाकर्षण, जब पेड़ पौधों के नीचे का सिरा गुरुत्वाकर्षण के दिशा में वृद्धि होती है, इस प्रकार की वृद्धि को
गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, जिसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि जो पेड़ पौधा का जो नीचे जो होता है जो कुछ जड़ उड़, तो किसके द्वारा विस्तृत मतलब फैलता है, तो फैलता है गुरुत्वानुकर्षण के द्वारा कुछ रहेगा, या गुरुत्वाकर्षण भी रह सकता है, गुरुत्वाकर्षण। तो ट्रिक मारिएगा उसी में, ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, हो सकता है सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, कहा कि ये सब पूछा गया पूरा। चलिए, पादप हार्मोन क्या है, इसके कार्य को लिखिए। पादप हार्मोन पेड़ पौधों में पाए जाने वाले वैसा रासायनिक पदार्थ जो पेड़ पौधों के प्रत्येक भाग को समन्वय और नियंत्रण करता है, उसे पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन निम्नलिखित हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, ये कुछ है, पादप हार्मोन है ऑक्सीजन। यह हार्मोन पेड़ पौधे के अग्र भाग में वृद्धि करता है। अग्र भाग जो मस्तिष्क में सबसे बड़ा था, देखिए वही पेड़ पौधा में भी अग्र भाग जो सबसे बड़ा भाग होता है पेड़ पौधा में, उसको वृद्धि करता है, तथा कोशिका में भी वृद्धि करता है, कोशिका में भी वृद्धि करता है। देखिए दूसरा कोची है, दूसरा है जिबरेलिन दूसरा है। यह हार्मोन पेड़ पौधे के तना को मजबूत करता है। यह हार्मोन पेड़ पौधा के तना को मजबूत करता है। जिबरेलिन हार्मोन पेड़ पौधा के तनों को मजबूत करता है। देखिए तीसरा है साइटोकाइनिन। यह हार्मोन पेड़ पौधों के पत्तियों में पर्णहरित बनाए रखता है तथा कोशिका को विभाजन करता है। देखिए चौथा हमारा कौन है, देखिए चौथा एब्सिसिक अम्ल, एसिडिक अम्ल नहीं बोलिएगा, एब्सिसिक अम्ल। यह हार्मोन पेड़ पौधों के अवशेषिक अम्ल हार्मोन पेड़ पौधों के वृद्धि को रोक देता है या मंद कर देता है, मतलब स्लो कर देता है। एब्सिसिक अम्ल पेड़ पौधा के जो फैलता है ने, उसको मंद कर देता है, समझे आप। फिर देखिए पांचवा है एथिलीन। यह हार्मोन पेड़ पौधे के फलों को पकाता है। एथिलीन पूछेगा पेड़ पौधे के फल को कौन पकाता है, तो एथिलीन ऑप्शन रहेगा एथिलीन। चलिए एथिलीन हार्मोन पेड़ पौधे के फल को पकाता है। चलिए देखिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने का, यहाँ पर कुछ है देखिए, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने का सलाह क्यों दिया जाता है। सॉरी देखिए हम भी गलत पढ़ेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, सलाह गलत लिख दिया है, लगता है उसको नौकरी से हटाना पड़ेगा, पैसा वैसा देख लिखवाए थे। चलिए सलाह है, सलाह आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने का सलाह क्यों दिया जाता है। आयोडीन नमक होता है, वो कोई भी देखिए कितना सलाह देता है कि आयोडीन नमक का उपयोग कीजिए, आयोडीन नमक। तो देखिए क्यों दिया जाता है सलाह, तो जब हम लोग भोजन के रूप में आयोडीन युक्त नमक ग्रहण करते हैं, उपापचय क्रिया के फलस्वरूप ग्रंथि से एथाराकिसन नामक हार्मोन स्रावित होती है, जो श्वसन नली के चारों ओर उपस्थित थायराइड ग्रंथि को फैलने से रोकता है, जिसके फलस्वरूप घेंघा रोग नहीं होता। इसलिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने का सलाह दिया जाता है। समझे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, जब एंड्रील हार्मोन रक्त में मिल जाता है तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब एंड्रील हार्मोन रक्त में मिल जाता है तो शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जब एंड्रील नमक हार्मोन रक्त में मिल जाता है तो हृदय पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
हृदय का धड़कन बढ़ जाता है, रक्त के प्रवाह की गति में वृद्धि हो जाती है और पेशियाँ सक्रिय हो जाती है। समझे? ये ड्रिल हार्मोन रक्त में मतलब कि हानिकारक प्रभाव डालता है और धड़कन को बढ़ा देता है और वृद्धि को भी सक्रिय कर देता है मांसपेशियों को। चलिए ड्रिल हार्मोन को पढ़ लिया। देखिए कुछ है तंत्रिका। देखिए भी आई तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करें। तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करें। उत्तर देखिए शरीर का वह सबसे बड़ा ऊतक जो प्रत्येक शरीर का वह सबसे बड़ा ऊतक जो अंगों का संवेदना विद्युत संकेत के रूप में मस्तिष्क को पहुंचाता है उसे तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन कहते हैं। देखिए चलिए बनावट इसका देखते हैं। बनावट न्यूरॉन के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला ध्रुमिकाएं, कोशिकाएं और तंत्रिका कक्ष। सर्वप्रथम ध्रुमिकाएं द्वारा संवेदना कोशिका काय में पहुंचती है। इसमें केंद्रक कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, निश्चल कणिकाएं स्थित होती है जो संवेदना को विद्युत संकेत में बदलकर तंत्रिका कक्ष में पहुंचाती है। तंत्रिका कक्ष के द्वारा यह संवेदना मांसपेशियों तक पहुंचती है। तंत्रिका कक्ष के बाहरी भाग में मज्जा कवच होता है, उसमें कोशिका द्रव पाया जाता है। मज्जा के ऊपरी भाग में श्वेत चर्बी युक्त कोशिकाएं पाई जाती है जिसे श्वसन कोशिका कहते हैं। मज्जा कई भागों में बटा होता है, तो प्रत्येक भाग के रिक्त स्थान को रेनवियर का असंधि कहते हैं। रेनवियर का असंधि कहते हैं। पुनः सूत्र युग्म गांठ दूसरे न्यूरॉन के ध्रुमिकाएं से जुड़ा होता है। इस प्रकार 20 मिलियन से अधिक न्यूरॉन जुड़कर संवेदना को मस्तिष्क में पहुंचाता है और मस्तिष्क इस संवेदना का अनुभव कराती है। इस प्रकार न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र की बनावट होती है। ये बनावटी होती है। देखिए ये है यह तंत्रिका तंत्र है। देखिए देखिए कुछ न्यूरॉन जिसको बोल सकते हैं न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र। देखिए कुछ यहाँ पर ध्रुमिकाएं हैं जिसको एंड्राइट कह सकते हैं। देखिए कोशिका काय, साइटोन, यहाँ पर निश्चल कोनिकाएं, तंत्रिका कक्षा, एक्सॉन, मज्जा कवच, श्वसन कोशिका द्रव, रेनवियर का असंधि, केंद्रक, अंतःस्थ शाखाएं, मांसपेशीय सूत्र के युग में गांठ। देखिए ध्रुमिकाएं हैं। एंड्राइड देखिए ये केंद्रक है। यहाँ पर केंद्रक है। देखिए ये ध्रुमिका ये कोशिका काय। देखिए कोशिका काय है। साइटोन ये देखिए कुछ निश्चल कोशिका है। ये तंत्रिका कक्षा, एक्सॉन, ये मज्जा कवच है। देखिए नीचे है श्वसन कोशिका द्रव, रेनवियर का संधि। नीचे देखिए नीचे कुछ नीचे है